चलिए आइए देखते हैं आपकी ये काकाटेनियर के अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कौन से अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने वेस्म होते हैं? वेस्म मतलब कक्षक, कितने भाग होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? वेस्म मतलब भाग है, कक्षक, ठीक है। अच्छा, अगर हम ह्यूमन का एक स्ट्रक्चर, हार्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और मान लीजिए हमने ह्यूमन के हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, हमने ह्यूमन के हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो ये देखते हैं आप, ये बीच में ऐसे से डिवाइड होगा। अब ये कितने, 2 भागों में हो गया, और अब ये कितने भागों में, 1 2 3 और 4, कितने भागों में हो गए, 4, ठीक है। इनमें क्या कहलाएंगे, 2 अलिंद होंगे, 2 निलय होंगे। इनमें क्या होंगे, 2 अलिंद और 2 निलय होंगे, ठीक है। और जो सबसे बड़ा भाग होगा वो कहलाता है बायां निलय। क्या होगा, बायां निलय, ठीक है। चलिए उसके बाद ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, बस आपको रिवीजन करने चलता, फटाफट रिवीजन सब पता है आपको, बस रिवाइज करना चलता है। हम लोग रिवाइज करते चलते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उस सर्जन से आप क्या समझते हैं, एक 10 सेकंड का मौका दे रहा हूँ, फटाफट आप सोचिए उस सर्जन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जैसे आपने कोई भोजन खाया, ठीक है, भोजन किया, पानी पिया, सब कुछ कुछ ना कुछ हुआ, तो शरीर में सब कुछ डाइजेस्ट हो गया एक तरह से। ये समझिए जो शरीर के लिए अनवांटेड होगा, जो शरीर के लिए नुकसान होगा, ठीक है, वो शरीर से बाहर हो जाएगा, वो शरीर से क्या होगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो जो शरीर को नुकसान पहुंचाए या फिर हानिकारक हो, हम उन्हें क्या बोल देते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। उत्सर्जन के रूप में हम क्या निकालते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। तो आइए उत्सर्जन की डेफिनेशन लिखते हैं, आपके काकाटेनियर में दिया हुआ, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं एक बार, आइए, ठीक है। शरीर में उपापचय, शरीर में उपापचय क्रियाओं, ठीक है, शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने, ठीक है, बेकार शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने बेकार, हानिकारक नाइट्रोजन युक्त, ठीक है, शरीर के उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने बेकार, हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया, शरीर के, देखिए शरीर में उपापचय में तो बहुत सारी केमिकल रासायनिक अभिक्रियाएं शरीर में चलती हैं, ठीक है। भोजन करते हैं, पाचन होता है, ठीक है, सांस ले रहे हैं, उपापचय, अनऑक्सी ऑक्सी, बहुत सारी रिएक्शंस हो रही, उनके फलस्वरूप, ठीक है, वो हानिकारक पदार्थ जिसमें किसकी मात्रा, वो सारे पदार्थ नहीं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा हो, किसकी, नाइट्रोजन की मात्रा हो, ठीक है, ऐसे पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन। फिर से डेफिनेशन ध्यान देना, शरीर ऐसा नहीं कि शरीर के लिए सब कुछ हानिकारक है, नहीं, ऐसा नहीं है, शरीर के सब कुछ हानिकारक नहीं है, शरीर के लिए सिर्फ वही हानिकारक होगा जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। तो फिर से एक बार देखना, शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप, उपापचय में समझिए बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया चलेंगी, ठीक है, बहुत सारी जब रासायनिक अभिक्रिया चलेंगी तो उनके फलस्वरूप वो पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा हो या उसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाए, ठीक है, ऐसे पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उत्सर्जन। क्या कहलाएगी, उत्सर्जन, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट देखिए, डेफिनेशन देखिए आप लोग फटाफट, ठीक है, समझ पा रहे हैं। मनुष्य के हृदय में कितने वेस्म कक्षक होते हैं, सबसे बड़ा वेस्म कौन सा होता है, वेस्म मतलब भाग, हृदय के कितने भाग होते हैं, ठीक है, उत्तर 4, 2 अलिंद 2 निलय, बायां निलय सबसे बड़ा भाग, मतलब इसके सबसे ज्यादा भाग होता है बड़ा वाला। उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, शरीर के उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है और उनके द्वारा बहुत सारे हानिकारक पदार्थ बनते हैं। तो सारे हानिकारक पदार्थ जो होते हैं ना वो शरीर से बाहर नहीं निकलते, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ जो शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बन रहा है सब हानिकारक होगा, नहीं,
ठीक है। उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने बेकार, जिसका कोई काम ना हो शरीर के लिए, जो शरीर को हार्मफुल हो, शरीर को नुकसान पहुंचाए और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा हो, ऐसे पदार्थों को जब शरीर से हम बाहर निकालते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? उत्सर्जन। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइलिन एवं पेप्सिन का सामर्थ्य तथा इनके कार्य का उल्लेख करिए, या फिर क्वेश्चन आपके टेनियर में दिया हुआ है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है फिर से देख लो, टाइलिन एवं पेप्सिन का सामर्थ्य तथा इनके कार्य का उल्लेख करिए, या फिर ये दूसरे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके कि किन्हीं दो एंजाइम का नाम लिखे तो उनके कार्य का उल्लेख करिए। ठीक है, तो हम पाचन की बात कर रहे हैं तो हम पाचन के ही दो एंजाइम को यहाँ पे उठाएंगे। ठीक है, उसमें देखिए पहला जो है वो टाइलिन, क्या है? टाइलिन। ठीक है, दूसरा क्या है? पेप्सिन। पहला क्या है? पहले नंबर पे क्या है? टाइलिन, दूसरे नंबर पे पेप्सिन। ठीक है, चलिए देखिए टाइलिन क्या होता है? टाइलिन जो होता है वो लार ग्रंथियों से निकलता है। अच्छा, लार ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाएंगी? पेट में। लार ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाएंगी? पेट में नहीं। लार ग्रंथियां जो होती हैं वो पेट में बिल्कुल नहीं पाई जाती, वो पाई जाती हैं कहाँ पे? माउथ में, यानी मुंह में। कहाँ पे पाई जाएंगी? मुंह में पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा ये कितने पेयर होती हैं? कितने जोड़ी होती हैं? 3। कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। ठीक है, कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी होती हैं। ठीक है, आगे मिलेगा तो आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, एक यहाँ पे पाई जाती है, एक कान के पीछे, ठीक है, कान के नीचे से यहाँ पाई जाती है। ठीक है, और एक जो पाई जाती है जीभ के नीचे पाई जाती है। ठीक है, और एक जबड़े के नीचे पाई जाती है। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो उन्हीं लाल ग्रंथियों की हम बात कर रहे हैं, अधोजीवा, सबलिंगुअल, पैरेटो, वही सब नाम है। चलिए आइए, तो टाइलिन किससे निकलता है? लाल ग्रंथियों से निकलता है। ठीक है, इसका काम क्या होगा? ये क्या करता है? जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च, उसको ये शुगर में यानी शर्करा में चेंज करता है। देखिए स्टार्च है, टाइलिन के प्रेजेंस में किसमें बदल रहा है? शर्करा में। स्टार्च है, स्टार्च टाइलिन की उपस्थिति में किसमें चेंज हो रहा है? शर्करा में हो रहा है। ठीक है, तो टाइलिन का काम क्या है? ये स्टार्च को किसमें बदलता है? शर्करा में। किसमें बदलता है? शर्करा में बदल देता है। ठीक है, चलिए पहला वाला लिखा आपने, टाइलिन जो होता है लाल ग्रंथियों से निकलता है और इसका काम क्या होता है? स्टार्च को ये किसमें बदल देता है? शर्करा में। यानी टाइलिन का काम क्या होगा? ये इसको किसमें बदल देगा? देखिए स्टार्च है, ठीक है, ये टाइलिन जैसे टाइलिन के संपर्क में किसमें बदल जाएगा? शर्करा में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पेप्सिन। क्या था? पेप्सिन। आप जानते हैं पेप्सिन जो होता है वो जठर ग्रंथियों से निकलता है। तो यह आमाशय के, जठर ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाएंगी? जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाएंगी। कहाँ पे पाई जाएंगी? आमाशय में। ठीक है, आमाशय में जठर ग्रंथियों से निकलता है या स्रावित होता है, बातें की। तो जठर ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाएंगी? आमाशय में। कहाँ पे? आमाशय में। ठीक है, यह आमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलता है। ठीक है, और ये कैसा होता है? ये प्रोटीन पाचक होता है, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, इसको प्रोटीन को पाचक बनाएगा। ठीक है, सॉरी प्रोटीन पाचक में हेल्प करेगा। ठीक है, किसमें बनेगा? प्रोटीन पाचक में हेल्प करेगा, सहायता करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, पाचन करने में ये सहायता करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, आमाशय जठर ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाती हैं? आमाशय में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यह पेप्सिन कहाँ से निकलेगा? पेप्सिन कहाँ से निकलेगा? आमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलता है। यह प्रोटीन पाचक है। प्रोटीन पेप्सिन के प्रेजेंट में प्रोटियोजेस या प्रोटियोज, ठीक है, तथा पेप्टोन में टूट जाता है या कन्वर्ट बदल जाता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन जो होगा पेप्सिन के प्रेजेंस में प्रोटियोजेस तथा पेप्टोन में बदल जाता है। किसमें? पेप्टोन और प्रोटियोजेस में बदल जाता है। ठीक है, प्रोटियोजेस होता है ओजेस। ठीक है, ठीक है, प्रोटियोजेस में तथा पेप्टोन में बदल जाता है। ठीक है, ये प्रोटियोसिस तथा पेप्टोन में टूट जाता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए तो ये आप दो चीजें देखिए फटाफट। टाइलिन जो होता है लाल ग्रंथियों से निकलता है, इसका काम क्या होगा? स्टार्च और शर्करा, स्टार्च को शर्करा में बदल देगा। ठीक है, पेप्सिन यह आमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलता है। ठीक है, प्रोटीन पाचक है। प्रोटीन पेप्सिन जो प्रोटीन होगा पेप्सिन के प्रेजेंस में प्रोटियोजिस तथा पेप्टोन में ये टूट जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो ये टाइलिन और पेप्सिन का स्राव था, इनके कार्य का उल्लेख है। ठीक है, अब ने इसको फटाफट 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट कॉपी करिए, रिवाइज करिए, आप अपने 10 ईयर्स से मिलाइए फटाफट। ठीक है, मिलाइए फटाफट। देखिए
इसमें जो होता है क्रमाकुंचन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रमाकुंचन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, रक्त परिवहन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये काकाटेनियन के अति लघुत्तरी या लघुत्तरी क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्रमाकुंचन, ये देखिए सब इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस, क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस, ठीक है। क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन का मतलब तरंग के फॉर्म में, किस फॉर्म में, तरंग के वेवी फॉर्म में, ठीक है। आप जैसे वो खेलते हो ना, लेके वो रस्सी वस्सी ऐसे ऐसे करते हो ना, तो देखो जब एक बार आप ऐसे करोगे तो एक नीचे फिर दूसरा, कुछ कहने का मतलब ये है कि ये जिगजैग पैटर्न में, किस पैटर्न में, जिगजैग पैटर्न में, ठीक है। किस पैटर्न में, जिगजैग, जेड के फॉर्म में, इसे जिगजैग पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। इस पैटर्न में जो होता है, फूड जो होता है हमारे माउथ, हमारे मुंह से यानी गले से हमारे आमाशय की तरफ जाता है, ठीक है। इसमें जो गति होती है, ये जो इस प्रकार की गति होती है, इसे ही हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं, ठीक है। देखिए आहार नाल में पेशियों के संकुचन तथा शिथिलता के कारण उत्पन्न तरंग गति को क्रमाकुंचन गति कहते हैं। आप सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है। लिखने के लिए तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए समझिए क्या होता है ये, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि जैसे आपने भोजन किया, ठीक है, भोजन करने के बाद जो हमारा आमाशय है, ठीक है, आहार नाल है, आमाशय है, ठीक है, वहां पे ये भोजन जो होता है ना, ऐसे नहीं किया, ऐसे देखिए एक क्या होता है, आप एक पाइप ले लीजिए, ठीक, एक सीधी पाइप ले लीजिए, ठीक, कोई मान लीजिए ये एक तरह से आप इमेजिन करिए, जो मार्कर है एक पाइप है, अगर आपने इस ढक्कन को खोल के अगर यहाँ पे कुछ डाला तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, कहीं रुकेगा बीच में नहीं। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि चलिए ठीक, आप एक मार्कर ऐसे है, यहाँ से कट करके एक मार्कर और ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। ये देखिए सपोज दैट अगर ये मार्कर है सीधा है और मैंने यहाँ से कट करके एक मार्कर और जोड़ दिया ऐसे, ठीक है, ठीक है, फिर एक मार्कर यहाँ पे जोड़ दिया, एक ऊपर मार्कर था, फिर यहाँ पे एक मार्कर जोड़ दिया। अब यहाँ पे जो चीज मैं डालूंगा क्या डायरेक्ट तो यहाँ पे आएगी, नहीं, पहले यहाँ आएगी, पहले यहाँ अगर कोई चीज है, ठीक है, पहले यहाँ आएगी, ठीक है, फिर यहाँ टकरा के फिर यहाँ जाएगी, फिर नीचे आएगी, ठीक है। अगर इसके बाद कोई मार्कर नहीं होगा तो ये यहाँ पे गिर जाएगी, अगर इसके बाद भी मार्कर होगा तो ये गिरते हुए लुढ़कते हुए यहाँ पे आएगा, फिर ये नीचे गिरेगा। कहने का मतलब ये जो होगा, अगर यहाँ से फुटपाथ कर चलता है, चलेगा चलेगा, फिर यहाँ गिरेगा, फिर यहाँ चलेगा, फिर यहाँ गिरेगा, फिर ऐसे चलते, ठीक है। तो ये देखिए क्रमाकुंचन पेरिस्टेल्सिस कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, गति के फॉर्म में कर रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे से कर लीजिए, ठीक है, पानी की लहरें ना होती है जैसी वैसी, तो ये क्या कहलाता है, क्रमाकुंचन गति कहलाता है। किसके कारण हो सकता है, ये जो आहार, अच्छा आहार मांसपेशियों का बना है, बहुत सारी मसल्स होंगी, पेशियां होंगी, तो पेशियों में ही होगा। आहार नाल में पेशियों के संकुचन, संकुचन मतलब सिकुड़ना, क्या हुआ, सिकुड़ना, ठीक है, शिथिलना, फैलना, ये देखिए सिकुड़ रहा, फैलना, सिकुड़ रहा, फैलना, तो सिकुड़न को, संकुचन को सिकुड़ना समझ लीजिए, और जो शिथिलन लिखा है, शिथिलन, इसका मतलब फैलना, शिथिल हो जाना, फैल जाना, ठीक है, के कारण उत्पन्न तरंग गति को क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में से बोलेंगे हम पेरिस्टेल्सिस, चलो ठीक है, क्या कहेंगे, पेरिस्टेल्सिस कहेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद रक्त परिवहन से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। रक्त परिवहन से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। देखिए आप क्या करते हैं, आप ये जो नाक है, नेजल चैम्बर के द्वारा जो नसिका होती है, ठीक है, इसके द्वारा आप सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद हम जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ही तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमने नाक के द्वारा सांस लिया, ठीक है, या माउथ के द्वारा लिया, कहाँ पे जाएगा, फेफड़े में जाएगा, फेफड़े में जाने के बाद यहाँ पे शुद्ध हो, उसके बाद क्या होगा, ये ब्लड में मिलेगा, ब्लड में मिलने के बाद कहाँ पे जाएगा, जो हमारी अलग अलग हार्ट के पास जाएगा, सॉरी पहले हार्ट, देखिए सांस, हमने सांस लिया, यहाँ से फेफड़े के पास गया, फेफड़े के बाद पंप प्योर होके साफ होके ये कहाँ पे जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, हार्ट क्या करेगा, इसको पंप करेगा हमारे शरीर के सारे अंगों को, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो था आपने इन्वायरमेंट से, वातावरण से ऑक्सीजन नाक द्वारा लिया, ठीक है, अब एक तो पदार्थ ही है ना ऑक्सीजन, एक तरह से समझ लीजिए गैस ही है, तो उसको लिया, ब्लड में कहाँ पे गया, ब्लड में गया, ब्लड के द्वारा जहाँ जहाँ पे ब्लड जाएगा कहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा कि नहीं जाएगा, और बताइए शरीर का कोई ऐसा भाग है जहाँ पे ब्लड ना जाए, अमूमन हर जगह कहाँ क्या जाता है, ब्लड पहुँचता है, ठीक है। जब ब्लड पहुँचेगा तो ऑक्सीजन भी पहुँचेगा, ठीक है। तो वही बात कह रहा है
कि रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है? रक्त परिवहन कहलाता है। ठीक है, समझ गए? इसका मतलब सांस लिया, सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन है फेफड़े तक गई, फेफड़े बाद ब्लड में मिली, ये ब्लड में मिली, ब्लड वो कहाँ पे गया? हार्ट के पास, हार्ट फिर ब्लड को पंप कर देगा, फिर कहाँ पे पहुंच जाएगा? ये शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चल उसके बाद यह दो प्रकार का होता है, जाहिर सी बात है। यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला जो होता है खुला रक्त परिवहन। खुला का मतलब क्या होता है? खुला मतलब समझिए, खुला, खुला और बंद क्या होता है? देखिए, ठीक है, खुला और बंद में अगर मैं ये देखिए बीच में ये दीवार जो होती है, हाथ जो होती है, अगर ठीक है, ये सपोज दैट हार्ट मान लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे पूरा का पूरा बंद है। ठीक है, बंद है, तो जो इसमें ब्लड आएगा क्या इसमें पहुंचेगा? अगर इसमें बॉल ना हो, इसमें छेद ना हो, यहाँ पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे नहीं। ठीक है, यहाँ पे कैसे ब्लड होगा? यहाँ पे जो ब्लड आएगा शरीर से ही आता है। ठीक है, तो समझिए मेरे कहने का मतलब क्या है। अगर ये बंद हुआ, बंद है यानी देखिए शरीर से ही अनाक्सी ब्लड आएगा। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ठीक है, उसे क्या बोल देंगे? अनऑक्सी ब्लड। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो उसे क्या बोल देंगे? ऑक्सी ब्लड, ऑक्सी रक्त बोलेंगे, ऑक्सीकृत रक्त बोलेंगे, दूसरा अनऑक्सीकृत रक्त बोल देंगे। ठीक है, तो देखिए अनाक्सी रक्त और ऑक्सी रक्त यानी ऐसा रक्त जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा हो और ऐसा रक्त जिसमें O2 की मात्रा ज़्यादा हो। अच्छा, हमें रक्त कौन सा चाहिए? O2 वाला, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, चलो अगर ये दोनों आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, ये दोनों रक्त CO2, देखिए ये भी रक्त है, ये भी रक्त है, लेकिन फर्क, दोनों ब्लड है, दोनों रक्त हैं, फर्क क्या है? पहले वाले रक्त में CO2 की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, काम का होगा हमारे? नहीं, काम का नहीं जब तक इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ना, या कह लीजिए CO2 की मात्रा कम ना हो। ठीक है, इसमें देखिए दूसरे वाले ये भी रक्त है, लेकिन इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है? ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, चलिए अगर ये दोनों रक्त आपस में मिल जाते हैं, जिसमें मिल जाते हैं, ठीक है, जिस हृदय में ये दोनों रक्त आपस में मिल जाएंगे वो कैसा होगा? खुला हुआ होगा। कैसा होगा? खुला हुआ। अगर ये दोनों रक्त आपस में नहीं मिल पाते, ठीक है, ये दोनों रक्त आपस में नहीं मिल पाते, ये कैसे होंगे? बंद रक्त परिवहन कहलाता है। कैसा? बंद रक्त परिवहन। तो मानव में जो होता है वो बंद रक्त परिवहन ही पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे देखिए, और सबसे खास बात है कि जो ये खुला हुआ रक्त परिवहन होगा ना, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य बताइए। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ये देखिए हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। बहुत बार आप जानते हो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जानते हैं कहाँ पे पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। लेकिन रक्त के 4 भाग होते हैं। लाल रुधिर RBC यानी लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं ना। उनमें किस भाग में पाया जाता है? ये पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाओं में, यानी RBC में। कहाँ पे पाया जाता है? RBC में। ठीक है, इसमें पाया जाता है RBC में। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाएगा? लाल रुधिर कणिकाओं में। जिसका नेचर ये कैसा होगा? एक तरह का प्रोटीन होता है। कैसा होता है? प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है? वर्णक है, पिगमेंट है, जिसके कारण क्या होता है? रक्त का कलर जो होता है, रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इसीलिए कभी देखो ना, मच्छर को आप मारते हो, मक्खी को मारते हो, तो उसका ब्लड जो होता है ना कभी कभी व्हाइट निकलता है, और कभी कभी रेयरली देखते हो ना वो आप
रेयरली वाइट निकलता है, सफ़ेद निकलता है, लेकिन अधिकतर जब आप मारते हो मच्छर को ऐसे मारा या फिर मक्खी को ऐसे मारा तो रेड मच्छर को मारेंगे तो रेड ही आएगा और मक्खी को मारेंगे तो वाइट ही आता है ब्लड। ठीक है, रीज़न देखिए, ये जो मच्छर है और यानी मॉस्किटो है, ठीक है, ड्रोसोफिला यानी ड्रोसोफिला या समझ लीजिए मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मस्का डोमेस्टिका ये जो घरेलू मक्खी होती है उसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, तो ये मॉस्किटो और घरेलू जो मक्खी होती हैं ये इंसेक्ट कीड़े मकोड़े के अंतर्गत आते हैं। और आपके यहाँ जब पढ़ाया जाएगा, जब आप 11th में जाएंगे, 11th की बुक पढ़ेंगे या फिर कभी वर्गीकरण पढ़ेंगे, जैसे प्लांट में वर्गीकरण होता है वैसे एनिमल में भी वर्गीकरण होता है। ठीक है, जंतुओं में भी वर्गीकरण होता है। उसमें एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, उसी के ये सब मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये लोअर होते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। आप कहेंगे नहीं सर मच्छर को तो हम मारते हैं तो उसमें वो लाल रंग का कलर निकलता है, तो भाई साहब वो आपका ब्लड रहता है, वो आपको काटा हुआ होता है, आपको शक किया होता है ना, आपका खून चूसा होता है। अच्छा एक बताओ, जो नर मच्छर होता है यानी जो मेल मॉस्किटो होता है वो कभी भी नहीं काटता, बहुत बेचारा सिंपल और साधारण सा होता है। काटता कौन है? फीमेल मॉस्किटो यानी मादा मच्छर। ठीक है, अच्छा ये काटते क्यों हैं? ये प्रजनन के लिए काटते हैं। ठीक है, आपका जो ब्लड होता है, आपका शरीर होता है, इनके लिए एक होस्ट का काम करता है। ये आगे की बात है, चलिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो रक्त, जो रक्त का लाल कलर होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए कहाँ पे पाया जाएगा? आरबीसी। अच्छा इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? ऑक्सीजन परिवहन करता है। अमूमन ब्लड का 75%, ब्लड में 75% कौन 75% ऑक्सीजन को कैरी करता है। कितने परसेंट? 75% ऑक्सीजन को ये कैरी करता है। और लगभग 23% जो होता है वो किसको कैरी करता है? सॉरी 70%, 75 नहीं 70%, लगभग ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं, बस बता रहा हूँ। और 23% और CO2 को कैरी करता है। अब बचा हुआ 7% प्लाज्मा ऑक्सीजन को कैरी कर देता है। ठीक है, ये सब डाटा याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना सा याद रखिए कि जो ऑक्सीजन है वो परिवहन करता है, सॉरी ये जो हीमोग्लोबिन होता है किसका परिवहन, किसको लेके जाता है? ऑक्सीजन को लेके जाता है। ऐसा नहीं ऑक्सीजन कोई नहीं लेके जाता, कभी कभी थोड़ी बहुत मात्रा किसकी लेके जाता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की भी ये कैरी करता है। समझ गए? तो हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाएगा? लाल रक्त में, सॉरी रक्त में किस भाग में? ये लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाएगा। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है? ये जटिल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। ठीक है, नेचर कैसा होता है? प्रकृति कैसी होती है? वर्णक रंगने का काम करता है, रंग का काम करता है। ठीक है, जितना हमारा ब्लड जो था वो रेड कलर का, लाल कलर का दिखता है। इनका मेन काम क्या होता है? अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो हमारे में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा। ठीक है, और CO2 का भी परिवहन नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, परिवहन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, परिवहन से क्या समझते हैं? ठीक है, देखिए शरीर में परिवहन मतलब गमन करना, आना जाना, चाहे वो मनुष्य हो या कोई कण हो, कोई पार्टिकल हो या फूड पार्टिकल हो या भोज्य पदार्थ हो, कुछ ही किसी चीज का आना जाना, ये क्या कहलाता है? परिवहन। ठीक है, चलिए रोडवेज की बसों पे देखिए लिखा रहता है जो उत्तर प्रदेश परिवहन, MP के बसों पे देखिए मध्य प्रदेश, वैसे मध्य प्रदेश की बसें होती नहीं है, उनके पास परिवहन नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बसों पे देखिए लिखा रहता है उत्तर प्रदेश परिवहन। परिवहन का मतलब क्या? आना जाना, बसें आपको लेके जाएंगी। ठीक है, बसें आपको लेके आएंगी, तो ये परिवहन का मतलब आना जाना होता है। ठीक है, देखिए परिवहन से आप क्या समझते हैं? देखिए शरीर में भोज्य पदार्थ, जैसे खाना पीना हो गया, कुछ भी खाए पिए, उसको पेट तक लेके जाना होता है कि नहीं लेके जाना? ठीक है, चलिए पेट का मतलब अमांस तक पहुँचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना आना, H2O को भी सेम का। ठीक है, तो परिवहन से आप क्या समझते हैं? शरीर में भोज्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेकर आने जाने की जो प्रक्रिया होती है ये परिवहन कहलाती है। क्या कहलाती है? परिवहन। चलिए ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जो भोज्य पदार्थ का वितरण करने वाले भाग का नाम लिखिए। कहने का मतलब ये क्या कह रहे हैं? जब पौधे प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होगा? अच्छा बताइए मुझे, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होगा बताइए? हरे भाग में होगा। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होगा? हरे भाग में होगा। ठीक है, अगर हरे भाग में होगा, मान लीजिए कोई प्लांट है एक तरह से, मान लीजिए, ठीक है, ये इसकी पत्तियां हैं। ठीक है, बहुत सारी पत्तियां, इसकी क्या है? ये पत्तियां हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए ये जड़ रूट है।
क्या है, एक तरह से रूट है, ठीक है। ये देखिए ग्रीन पार्ट होता है, तना भी, देखिए तना भी भाग होता है। अगर केले में देखिए, केला बनाना देखिए तो पूरा का पूरा जड़ छोड़ दिया जाए तो सब कुछ हरा भाग होता है, तो पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ पौधे जो भी तना वाना देखिए, जो ओल्ड प्लांट हो जाते हैं, जैसे बरगद, पीपल, नीम, सफेदा, किसी भी चीज का पेड़ देखिए तो हरे भाग क्या होते हैं, सिर्फ पत्तियां होती हैं, ठीक है। अगर प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण यहाँ होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी जीवित है, ये भी जीवित है, भोजन इसको भी चाहिए ना, ठीक है। फूड जो बनता है पत्तियों के भाग, पत्तियों के हरे भाग में बन रहा है, और भोजन यहाँ हमको लाना है, भोजन यहाँ पे भी हमको चाहिए, ठीक है, भोजन यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है, भोजन यहाँ पे भी चाहिए, मान लीजिए यहाँ तो बन ही रहा है, ठीक है। यानी ग्रीन पार्ट से, हरे भाग से और भी भाग तक, यानी जैसे हरा भाग है यहाँ भोजन बन गया, उसके बाद और सारे पार्ट जो हरे नहीं है, हरे नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो उनको भोजन नहीं बनाएंगे, लेकिन वो जीवित है तो उनको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये यहाँ से भोजन बना, ठीक है, और यहाँ तक भोजन लाने का जो काम करता है वो कौन काम करता है, फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है, ठीक है। जैसे आपके किचन में खाना बन गया, ठीक है, और आप अपने रूम में बैठे हो, ठीक है, तो मम्मी को आवाज़ लगती है, मम्मी खाना लेके आइए, खाना लेके आइए, तो मम्मी जब खाना लेके आती है, खाना किचन में बना हुआ और आपके रूम तक खाना लेके आना है, ठीक है, तो कौन लेके आएगा, मम्मी। तो कौन काम, फ्लोएम कौन है, मम्मी। याद रखिए, ट्रिक याद रखिए ऐसे। तो फ्लोएम का काम कौन कर रहा है, मम्मी कर रही है, ठीक। ये आपका किचन है, ठीक है, पत्तियां भाई भोजन बना रहे तो किचन ही हुआ, और आप यहाँ पे बैठे भोजन कर सकते हैं, तो यहाँ पे कौन लेके आएगा, मम्मी लेके आएंगे, मम्मी मतलब फ्लोएम, ठीक है। अच्छा, फ्लोएम जो होगा, क्या भोजन एक ही दिशा में लेके आएगा, नहीं, भोजन ये इधर भी ले सकता है और इधर भी ले सकता है, यानी ये कैसा होगा, द्वि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल होगा, यानी द्वि दिशा होगा, द्वि दिशा में ले जा सकता है, ठीक है। यहीं पे हम जल की बात कर लें, किसकी, जल की, किसकी, जल की, ठीक है। हम पानी यहाँ पे डालते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अपने स्टोर डाला, ठीक है, यही तो डालते हैं ना जड़ में, ठीक है। तो पानी क्या नीचे, इससे भी नीचे जाएगा, नहीं, पानी तो नीचे है ही है, ठीक है, जमीन में तो पानी है ही है, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, ये हमेशा पानी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो फूड होगा, भोजन होगा, ठीक है, वो पत्तियों से नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए अगर ग्रीन प्लांट होगा तो यहाँ पे तने भी फोटोसिंथेसिस करेंगे और यहाँ पे भी ऊपर जाएगा भोजन, पत्तियाँ भी करेंगे तो नीचे भी भोजन आएगा, समझ गए। तो पानी जो होता है वो सिर्फ एक दिशा में चलता है, ऊपर की तरफ, जबकि भोजन नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, समझ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, पौधे में भोज्य पदार्थ का वितरण करने वाले भाग का नाम क्या है, फ्लोएम, समझ गए। चलो देख लीजिए एक बार, फटाफट रिकॉल करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, ठीक है। देखिए, रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन में पहली बात तो ये रक्त में ही पाए जाएंगे, कहाँ पे, रक्त में ही पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब एंटीजन और एंटीबॉडी पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए सब, मैं आपको थोड़ा सा सोचने वाली तरकीब बता रहा हूँ। ज़्यादातर जो चीज़ें होती है ना, आरबीसी में ही, लाल रक्त कणिकाओं में ही पाई जाती है, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें कहाँ पे, जैसे हीमोग्लोबिन देखिए लाल रक्त कणिकाएं में मिला, एंटीजन भी कहाँ पे मिलेगा, लाल रक्त कणिकाओं में ही मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। वो आज देखिए, जैसे सपोज है, ये देखिए आरबीसी क्या है, आरबीसी, तो आरबीसी की सतह पे, आरबीसी की सतह पे, आरबीसी की सतह पे ऐसे चिपके हुए एंटीजन होते हैं। अब देखिए कहीं से एंटीबॉडी आएगा, ठीक है, इस तरह से एंटीबॉडी आएगा, इनसे चिपक जाएगा, इनसे चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, ये क्या है, एंटीजन की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एंटीजन, ठीक है। ये आरबीसी है, यानी लाल कणिकाएं हैं। तो ये जो एंटीजन होते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एंटीजन की, किसकी बात, एंटीजन की, बार बार बोल रहा हूँ मैं, एंटीजन और एंटीबॉडी दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। एंटीजन कहाँ पे पाया जाएगा, आरबीसी की सतह पर, कहाँ पर, सरफेस पर, सतह पर, ठीक है। जबकि एंटीबॉडी कहाँ पे मिलेगी, प्लाज्मा में, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है।
एंटीजन कहाँ पे पाया जाएगा, आरबीसी की सतह पर, और एंटीबॉडी प्लाज्मा में मिलती है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी कहाँ मिलते हैं, तो एंटीजन कहाँ पे मिलेगा, याद रखिए आरबीसी की सतह पर मिलती है। ठीक है, आरबीसी की सतह पर, जबकि एंटीबॉडी कहाँ में मिलती है, प्लाज्मा। अभी देखो नया वायरस जो आया कोविड-19 कोरोना वायरस, ठीक है, उनसे इनमें लोगों को बोला जा रहा है जिनको कोरोना हो चुका है वो फिर से रिकवर हो चुके हैं, वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्यों डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो होगा कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी होगी। समझ रहे हो, मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे रिसेंटली अभी देख लो जो महामारी आई है कोरोना वायरस है, उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जिन व्यक्तियों को या जिनको भी कोरोना वायरस हो चुका है और वो रिकवर हो चुके हैं, यानी अच्छे हो चुके हैं, वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, ब्लड नहीं, प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसा नहीं कि ब्लड नहीं डोनेट कर सकते, लेकिन उनसे ज़्यादातर पर कहा जा रहा है कि प्लाज्मा ही डोनेट करें। ठीक है, रीज़न क्योंकि प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी, ठीक है, क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। तो जो वायरस है, वायरस एक तरह से एंटीजन होता है, इसके खिलाफ उनकी जो जिस व्यक्ति को हुआ होगा वायरस वो ठीक हो गया, उसकी बॉडी में वायरस के खिलाफ क्या बन गया, एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी जब किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा तो एंटीबॉडी यानी कोरोना से लड़ने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी किसे कहते हैं, धमनी किसे कहते हैं। ठीक है, धमनी किसे कहते हैं, धमनी किसे कहते हैं, धमनी किसे कहते हैं। एक सिंपल आंसर, ये हृदय है, मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, ये बॉडी ऑर्गन है। हृदय, ठीक है, और शरीर के, ठीक है। हृदय का काम क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, ब्लड को पंप करना। तो यहाँ से जो वाहिकाएं या जो नलिका ब्लड को लेके कहाँ पे आएगी, शरीर के अंग के पास। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, वाहिकाएं हैं, क्या है, वाहिकाएं। तो देखिए, हृदय से रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाने वाली वाहिनियां या वाहिकाएं, बात एक ही। तो धमनी किसे बोलोगे, जो हृदय से निकला हुआ रक्त या हृदय से रक्त को लेके, हृदय से रक्त को लेके, ठीक है, हृदय से रक्त को लेके शरीर के अंग तक जाते हैं। ठीक है, हृदय से रक्त को लेके शरीर के अंग तक जाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, धमनी। क्या कहलाएंगी, धमनी। ये हार्ट है मेरा, ठीक है, ये हार्ट है, यहाँ से ब्लड को पंप किया गया, ठीक है, ब्लड पंप करने के बाद इस शरीर के डिफरेंट अंग तक, विभिन्न अंगों तक जाएंगे। यहाँ से ऐसा नहीं कि ब्लड को ऐसा पानी की बाल्टी की तरफ फेंक दिया, तो नहीं, यहाँ से बहुत सारी क्या नसें निकली हैं, नसें जिसे बोलते हैं वाहिनीय। क्या बोलते हैं, वाहिनीय, ठीक है, वाहिनीय बोलते हैं या वाहिकाएं बोलते हैं, बात वाहिनीय बोलते हैं, सॉरी, क्या बोलते हैं, वाहिनीय, यानी वेसल्स टाइप की कुछ होती है। ठीक है, वाहिनी ये क्या करती है, शरीर को लेके हार्ट से जो हृदय है वहाँ से रक्त को लेके हमारे शरीर के विभिन्न तक अंगों तक पहुँचाती हैं। क्या कहलाती हैं वो, धमनी। ठीक है, हृदय से रक्त को शरीर के अंगों तक पहुँचाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है, धमनी कहलाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, आइए, ठीक है, चलिए, प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न घटक के नाम लिखिए। देखिए, मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समीकरण लिख दे रहा हूँ, वहीं से आप समझिए, CO2 H2O, ठीक है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है, ये किसमें चेंज हो जाएगा, C6H12 O6 प्लस 6 CO2 प्लस 6 H2। अब तुम मुझे देखो,
CO2 की आवश्यकता पड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए पानी है, हाँ है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, देखिए पहला प्रकाश है। ठीक है, चलिए आज जब प्रकाश होगा तो टेम्परेचर होगा, तापमान होगा कि नहीं होगा भाई? होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए अब ये पूरी प्रोसेस ऐसे कहीं ऐसे थोड़ी होगी, हवा में थोड़ी होगा, पत्ती में होना चाहिए, पत्ती प्लांट होना चाहिए, पौधे होने चाहिए, पौधे में किस भाग में? पत्ती होना चाहिए, तो पत्ती में होगा ये। ठीक है, क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए 7 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए 7 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। 7 से 8 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला CO2 होना चाहिए, आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। ठीक है, पानी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होगा तो टेम्परेचर यानी तापमान होगा। ठीक है, क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलिए उसके बाद ये पूरी प्रोसेस कहीं हवा में तो होगी नहीं, पौधों में होगी। पौधे के किस भाग में होगी? पत्ती होनी चाहिए। किसकी में होना चाहिए? पत्ती होना चाहिए। समझ गए। चलिए ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण होने के कुछ इंपॉर्टेंट घटक हैं। ठीक है, देख लीजिए पहला प्रकाश होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश के बिना इनमें से कोई एक नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, देखिए CO2 प्लस H2O सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, फिर ये ग्लूकोज बन रहा है, फिर 6O2 प्लस 6H2O में बदल जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोटीन क्या है, इनका निर्माण किन घटकों द्वारा होता है। ठीक है, प्रोटीन क्या है, इनका निर्माण किन घटकों द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन क्या है, इनका निर्माण किन घटकों द्वारा। देखिए सबसे पहली बात, प्रोटीन जो होते हैं कि अमीनो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, समझ गए। प्रोटीन क्या होते हैं? ये अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, अच्छा बहुत सारे, जैसे ये देखिए अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है। ठीक है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है। ठीक है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है। ये देखिए 1 2 अमीनो अम्ल, 3 अमीनो अम्ल, 4 अमीनो अम्ल, 5 अमीनो अम्ल, 6 अमीनो अम्ल, 7 अमीनो अम्ल, 8 अमीनो अम्ल। ठीक है, जब अमीनो अम्ल की संख्या 1 से ज़्यादा हो या 2 से ज़्यादा या 10 से संख्या ज़्यादा, यानी बहुत सारे अमीनो अम्ल, इसे हम बहुलक कहते हैं। क्या कह देते हैं? बहुलक। जब संख्या 2 या 2 से ज़्यादा हो तो इन्हें क्या बोलते हैं? बहुलक। जब 100-150 की संख्या में होंगे तो इन्हें क्या बोलते हैं? बहुलक बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपस में ऐसे ये अलग अलग हैं, ये जो आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये बॉन्ड है, ये भी बंद है, ये भी। ठीक है, तो जो प्रोटीन होते हैं वो बहुत सारे अमीनो एसिड से या अमीनो अम्ल से मिले होते हैं। जब ये अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल की संख्या 2 या 2 से अधिक यानी 100 या 50 में होगी, इन्हें बहुलक बोल देंगे। ये बहुलक आपस में जुड़े होते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। आइए देखिए प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक है। किसके हैं? अमीनो अम्ल के बहुलक हैं। ये आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? ये कौन सा बॉन्ड है? इसका नाम क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, समझ गए? अच्छा ठीक है, तो पहली लाइन, प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो अम्ल के बहुलक हैं, ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये प्रोटीन किससे मिलकर बन सकते हैं? अमीनो एसिड जो है किस तरह से बन सकता है? देखिए कार्बन से मिलकर बन सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन के भी कंपाउंड्स या यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए? डीएनए आरएनए में देखिए आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। डीएनए आरएनए भी तो एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, उसमें भी ये नाइट्रोजन के क्षार बेस क्षार मिल जाएंगे आपको। चलिए, कुछ प्रोटीन में जो होते हैं वो सल्फर भी मिलते हैं। ठीक है, और कुछ प्रोटीन में फॉस्फोरस भी मिल जाते हैं। ये आपको याद करने की चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए। भैया आंख मूंद के तुम लीवर मान लो, इसका वेट जो होता है ना
1 से लेके 1.5 kg यानी 1 से लेके 1.5 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। ठीक है, समझ गए। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसका नाम क्या है? लीवर है, जिसका वेट कितना होता है? 1 से 1.5 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट है मानव में ठीक है सहायक उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? अच्छा, उत्सर्जन में काम क्या है? जो हानिकारक चीजें होती हैं उनको शरीर से बाहर करना। अब कौन, जैसे तुमको पसीना होता है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है तो कौन निकालता है? त्वचा निकालती है। ठीक है, जब तुम सांस 2-3 मिनट कुछ देर के लिए सांस रोक देते हो तो तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकालता है? फेफड़ा निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है कि नहीं है? ठीक है। उसके बाद जब तुम जब खाना खा लेते हो, जो चीज जो पच जाता है, पचने के बाद जो अपच पदार्थ होता है, जो भोजन नहीं पच पाता वो भी शरीर से बाहर निकल जाता है आहार नाल के द्वारा। ठीक है, देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन क्या है। मनुष्य में सहायक उत्सर्जी अंग, ठीक है, सहायक उत्सर्जी अंग। अच्छा एक बात बताइए, जब आपको बहुत सारा, देखिए अभी गर्मी ना, अभी बहुत सारे पसीने हो रहे हैं, तो शरीर में पसीना कहाँ से निकलता है? भाई हमारी बॉडी में त्वचा में छोटी छोटी, देखिए ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, उन्हीं से जो होते हैं रंध्र होते हैं, रंध्र टाइप के, सॉरी से रंध्र पढ़ाते हैं ना कला, एक बहुत छिद्र होते हैं, उन्हीं से क्या करते हैं, पानी जो होता है वो बाहर निकलता है शरीर का। ठीक है, तो कहाँ पे आ गया? त्वचा आ गया। ठीक है, फेफड़ा, जब आप सांस देखिए कुछ देर के लिए रोक देते हैं, जब सांस रोकेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है, तो उसको कौन निकालता है? फेफड़ा निकालता है। ठीक है, देखिए फेफड़ा है, ये अमोनिया से रिलेटेड है। ठीक है, किससे? अमोनिया से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आहार नाल, भाई सुबह वाला मैटर है आहार नाल। कहने का मतलब ये है, आहार नाल जो होता है शरीर में जो पचा हुआ भोजन, भोजन तो किया, भोजन पच गया, अब जो भोजन पच नहीं पाया उसको शरीर से बाहर करना पड़ेगा फीकल मैटर के रूप में, आहार नाल कर दे। ठीक है, तो याद रखिए मनुष्य में सहायक उत्सर्जन यकृत, फेफड़ा, त्वचा और आहार नाल होते हैं। ठीक है, चलिए और बहुत सारे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। अभी फिलहाल 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे हम। चलिए देखिए हमने कम से कम 10-12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन का डिस्कस किया आपसे। ठीक है, देखिए मैं लंबी वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ ज़्यादा, 40 मिनट 45 मिनट, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी नया नया है तो आप बहुत लोग सोचते होंगे कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते हैं, तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए और आप पढ़ें भी। ठीक है, देखिए आप पढ़िए। ठीक है, अगर आप 2-4-5 लोग भी पढ़ते तो मेरा मेहनत सार्थक। ठीक है, आप लोग दोपहर, देखिए मैं वीडियो जो होता है ना दोपहर में ही बनाता हूँ अक्सर, क्योंकि पूरा माहौल मतलब सब कुछ शांत रहता है। तो आप सोचिए धूप इतनी तेज सब कुछ, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत करिए मेरे लिए। ठीक है, और आपको करना है क्या, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को सेंड करिए। ठीक है, चलिए देखिए आप बात जो कर रहे हैं सुनिए ऑनलाइन क्लास की बात, तो आप जैसा चाहें ऑनलाइन भी मुझसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैं ऑनलाइन भी आपको फेस टू, जैसे ऑनलाइन होता है ना जूम ऐप या किसी ऐप पे भी आपको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना तो आप बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पढ़ाने से मतलब है। ठीक है, चलिए और देखिए कल की भी जो क्लास होगी 1 घंटे की क्लास कर लूँगा मैं, उसमें सारे क्वेश्चन जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे डिस्कस होंगे। अगले 2 दिन तक मैं क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ एग्ज़ाम होगा तो होगा। ठीक है, क्योंकि आप भूलिए मत, आपके यहाँ योगी की सरकार। ठीक है, और आप यूपी बोर्ड वाले हैं, तो इसलिए ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, बस मेहनत करते रहिए। और ये भी नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होगा, मे भी कल ही हो सकता है, 1 महीने 2 महीने बाद भी हो सकता है। जितना समय मिलता है हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।